अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर के फिजिक्स अकॉर्डिंग टू फेडरल बोर्ड चैप्टर 1 का टॉपिक देखेंगे, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली किसी भी ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं जिसको हम मालूम कर सकते हैं, जिसको हम जिसकी मेजरमेंट ले सकते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे डायमेंशंस होती क्या है और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस क्या होती हैं। सबसे पहले तो वो बता रहा है कि डायमेंशन हमें बता क्या रही होती है। कहते हैं डायमेंशन जो होती है ना, हमें क्वालिटेटिव नेचर के बारे में बता रही होती है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके बारे में बता रही होती है, क्वालिटी के बारे में। मतलब अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी तो वो कैसी है। लाइक हमारे पास वो एग्जाम्पल के जरिए इसको रिलेट करवा रहा है कि चाहे आइदर वो फिजिकल क्वांटिटी लेंथ की बात करें ही हाई सारे डिस्टेंस से। लेकिन अगर हम बात करें कि ये हमें बताता है कि फॉर एग्जाम्पल विड्थ है, हाइट है, डिस्टेंस है, ये सारी सबकी क्वालिटी एक ही है क्योंकि सबको मीटर्स में ही मालूम किया जाता है। सबके लिए एक ही यूनिट इस्तेमाल किया जाता है, तो हम कहते हैं सबकी नेचर एक ही है, सबकी क्वालिटेटिव नेचर एक ही है, इसलिए सबके डायमेंशन सेम ही होगी। तो अगर फिजिकल क्वांटिटीज की क्वालिटी डिफरेंट होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लेंथ है तो उसका यूनिट डिफरेंट होगा, उसकी डायमेंशन डिफरेंट होगी। अगर कोई मैस है उसकी डायमेंशन डिफरेंट होगी। अगर कोई टाइम है तो उसकी डायमेंशन डिफरेंट होगी। तो हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन से आइडिया हो जाता है कि ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। अगर फॉर एग्जाम्पल कहीं पे मेरे पास डायमेंशन लिखी होगी ना मैथ्स की, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये मैथ्स है। अगर कहीं पे डायमेंशन लिखी होगी टाइम की, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये टाइम है। तो हम डायमेंशन से आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब होता है बताना, नेचर के बारे में बताना, क्वालिटी कैसी है। ठीक है, एक दो वर्ड्स यूजुअली मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ये हमने चैप्टर के स्टार्ट में भी देखा था, ये हमने डिफरेंस देखा था क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में। ठीक है, ये हमारे पास एस्टिमेशन से ऊपर था, लाइक स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन था। ये हमारे पास था क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, तब हमने इसमें डिफरेंस देखा था। ठीक है, क्वालिटेटिव बेसिकली आपको पास क्वालिटी के बारे में बता रहा होता है, नेचर के बारे में बता रहा होता है, मतलब कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, आइदर मैस है, लेंथ है, टाइम है। तो वो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं डायमेंशंस के लिए, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो एमसीक्यू में आ जाता है कि डायमेंशंस हमें क्या बताती है, हमें क्वालिटेटिव नेचर बता रही होती है। ठीक है, आज कहते हैं डायमेंशंस है क्या, मतलब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किस तरह से लिखे जाते हैं। कहते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर आपने डायमेंशन लिखनी है तो हम लोग क्या करते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी को एक स्पेसिफिक कैपिटल लेटर असाइन कर देते हैं, और अगर उस कैपिटल लेटर को विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाएगा तो हम उसको डायमेंशन बोल देते हैं। ठीक है, तो ये डायमेंशन है कि डायमेंशन है क्या, उसको कैसे लिखते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसको विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट लिखा जाता है। तो वो जो मैंने आपको आइडिया दिया था ना कि हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, बेस हमने डिफरेंस पढ़ा था बेस क्वांटिटीज में और ड्राइव क्वांटिटीज में। बेस क्वांटिटीज ऐसी होती है, मुझे इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज भी कहते हैं, जो बिल्कुल बेसिक होती है, इनको किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और ये हमने 7 पढ़ी थी। और ड्राइव क्वांटिटीज ऐसी होती है जिनको ड्राइव किया जाता है। ठीक है, हमने कहा था हमारे पास जो है ना 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, और इनके जो यूनिट्स होते हैं वो 7 बेस यूनिट्स होते हैं। तो ये बेस क्वांटिटीज फिक्स होती हैं। ठीक है, इनको कह लेंगे कि इनकी बेस पे किसी भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो ये 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं। इसके अलावा जितनी क्वांटिटीज होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, ड्राइव क्वांटिटीज होंगी। तो ये 7 बेस क्वांटिटीज हैं, उसी पैटर्न को लेकर चलेंगे। इनकी जो क्वांटिटीज होती हैं वो बेसिक होती हैं। ठीक है, ये बेसिक क्वांटिटीज हैं, इनकी डायमेंशन जो होंगी वो भी स्टैंडर्डाइज होती हैं। लाइक मैथ है, इसको स्टैंडर्ड यूनिट कह लें, एक कैपिटल लेटर से प्रेजेंट कर दिया जाता है, कैपिटल एम, और इसको विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट लिख दिया जाता है। तो ये मैथ की डायमेंशन होगी। लेंथ है, इसको कैपिटल लेटर एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट लिख दिया जाता है। टाइम को कैपिटल टी से, इलेक्ट्रिक करंट को आई से, और इन लेटर्स को अगर विद इन स्क्वायर ब्रैकेट हम लिख देते हैं ना, तो हमारे पास ये सबकी डायमेंशन है। अब ये 7 बेसिक डायमेंशन है, क्योंकि ये बेसिक क्वांटिटीज है, इनके डायमेंशन भी क्या होंगी, बेसिक डायमेंशन होंगी। इसके अलावा किसी भी क्वांटिटी की जो डायमेंशन होगी वो इन टर्म्स ऑफ दीज बेसिक क्वांटिटीज जो है ना वो एक्सप्लेन की जा सकती है। तो भाई यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जो हमारे पास इसके अलावा ये सारी बेसिक क्वांटिटीज है, लेकिन अगर आपने किसी ड्राइव क्वांटिटी की डायमेंशन निकालनी है तो वो इन बेस क्वांटिटीज के डायमेंशंस के या तो प्रोडक्ट से, या फिर मल्टीप्लिकेशन से, या फिर डिवीजन से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे वो क्या दे रहा है, कहते हैं मिसाल के तौर पे हमारे पास जो एरिया की डायमेंशन है, एरिया क्या होता है बच्चे, जब दो साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं लेंथ को विड्थ के साथ। ठीक है, मोस्ट कॉमनली लेंथ को विड्थ के साथ कर लें, लेंथ को हाइट के साथ कर लें, मतलब दो साइड्स को जब बॉक्स की फॉर्म में बात करते हैं। ठीक है, जब आप दो साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, इसको डॉट से भी लिखा जाता है, इसको क्रॉस से भी लिखा जाता है। ठीक, दो साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एरिया आ जाता है। अब लेंथ को भी मीटर में मालूम करते हैं और हाइट को भी मीटर में, तो मीटर के लिए या डिस्टेंस के लिए आप कौन सी लेते हैं, एल लेते हैं। तो 2 टाइम है तो एल का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है,
वॉल्यूम कैसे लेते हैं, जब आप तीन साइड्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन केस ऑफ बॉक्स बच्चे क्यूब की बात कर रही हूँ, ठीक है, कि अगर इन केस ऑफ क्यूब की बात करें तो हमारे पास वॉल्यूम कैसे लेते हैं, जब तीन साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तीन साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ विड्थ और हाइट को सबके मालूम किस तरह से करते हैं, डिस्टेंस से मालूम करते हैं, तो एल क्यूब आ जाएगा। वेलोसिटी को कैसे मालूम करते हैं, वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है बच्चे, वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। डिस्टेंस अब हमारे पास क्या है, मीटर में लेंथ ही है ना, दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस है, लेंथ है, उसको लेंथ में मालूम करेंगे, और टाइम की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल टी। तो ये नीचे ऊपर एल, नीचे डिवाइडेड बाय टी, तो टी ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी ओवर टाइम होता है, ठीक है, वेलोसिटी ओवर टाइम, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी की डायमेंशन तो हमने ऑलरेडी नहीं निकालनी, एल टी माइनस वन। अब नीचे मजीद एक टाइम है तो टी माइनस टू हो जाएगा। तो ये डिफरेंट डायमेंशन है जो डिफरेंट डिराइव क्वांटिटीज की हमने फाइंड आउट किए हैं इन टर्म्स ऑफ बेसिक क्वांटिटीज, ठीक है। तो किसी भी डिराइव क्वांटिटी की डायमेंशन जो है ना, इन टर्म्स ऑफ दीज 7 बेसिक क्वांटिटीज के डायमेंशन में आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे कहते हैं हमारे पास जो है ना, कहते हैं मोस्टली जो ड्राइव क्वांटिटीज की बेसिक क्वांटिटीज की फॉर्म में ड्राइव किया जाता है ना, उससे मोस्ट कॉमनली जो बेसिक क्वांटिटीज हम इस्तेमाल करते हैं वो या तो मास लेते हैं, या टाइम लेते हैं, या फिर लेंथ लेते हैं। तो मोस्ट कॉमनली यही क्वांटिटीज इस्तेमाल होती हैं। जैसे यहाँ पे बीन में भी हमने देखा कि लेंथ और टाइम, और मोस्ट कॉमनली मैथ्स इस्तेमाल होता है, वो सारी सकती हैं, ठीक है, लेकिन मोस्ट कॉमनली हम लोग यही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कहते हैं ये हमारे पास कुछ टर्म्स है, जब भी डायमेंशन एनालिसिस हम पढ़ते हैं तो इन टर्म्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि हमारे पास डायमेंशनल वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का मतलब होता है जिनकी मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा हो सकती है, चेंज हो सकती है, ठीक है, वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकती है। डायमेंशनल मतलब उनकी कुछ ना कुछ डायमेंशन भी होगी, तो नेम से इसकी डेफिनेशन करनी है, छोटी छोटी सी डेफिनेशन आ जाती है, ठीक है। ये कुछ टर्म्स है, उनकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स है। तो पहले तो हम इस टर्म से ही आइडिया लगाते हैं, वेरिएबल्स जिनकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही हो, ठीक है, और डायमेंशन का मतलब है उनकी डायमेंशन भी हो। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी कुछ ना कुछ डायमेंशन होती है और उनकी मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो रही होती है, इसको नाम देते हैं डायमेंशनल वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स का मतलब ही होता है जिनकी मैग्नीट्यूड चेंज हो। मिसाल के तौर पे क्या है, लेंथ, मतलब जी दो पॉइंट्स के दरमियान जो है डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल ये लेंथ है, ये डिस्टेंस है। अगर इन दो पॉइंट्स को मैं ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे पास ले आऊँ तो डिस्टेंस चेंज हो सकता है ना, इनकी मैग्नीट्यूड चेंज हो सकती है, तो लेंथ चेंज हो सकती है। वेलोसिटी या गाड़ी की स्पीड आप कम ज़्यादा करते रहते हैं तो वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है। एक्सेलरेशन है तो वो भी चेंज हो सकता है। फोर्स आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा काम अप्लाई कर सकते हैं, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, एनर्जी, सारा कुछ, ठीक है। तो ये सारी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनकी डायमेंशन भी होती है, जैसे अभी हमने ये फाइंड आउट भी किया है, ठीक है। लेंथ की डायमेंशन भी होती है, वेलोसिटी की डायमेंशन भी होती है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन भी होती है, तो इन सब की डायमेंशन भी होती है और इनकी मैग्नीट्यूड भी कम ज़्यादा हो सकती है। अब हमारे पास क्या है, डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशन का मतलब उनकी कुछ ना कुछ डायमेंशन होगी। कांस्टेंट की वैल्यू मतलब अब इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, वैल्यू फिक्स ही होती है। तो ऐसे कांस्टेंट, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी मैग्नीट्यूड फिक्स होती है लेकिन उनकी कुछ ना कुछ डायमेंशन होती है, तो ये इसकी डेफिनेशन है इसी नेम से। ऐसी क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशन होगी लेकिन उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती। मिसाल के तौर पर प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, एच जो होता है ना हमारे पास, प्लैंक्स कांस्टेंट इसको रिप्रेजेंट करते हैं एच से। हमारे पास साइन साइन इक्वेशन हम पढ़ते हैं ना, E इज इक्वल टू एच एफ, ठीक है। अब एच हमारे पास इसमें क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती, ठीक है। इसकी वैल्यू जो होती है वो हमारे पास एक फिक्स नंबर होता है, दैट इज 6.6 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻34 लिया जाता है, ठीक है। ये इसकी वैल्यू है जो फिक्स होती है, ये चेंज नहीं होती। लेकिन इसकी कुछ ना कुछ डायमेंशन भी होती है, वो आगे हम फर्दर इसको ड्राइव भी करेंगे। तो इसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होती लेकिन इसकी डायमेंशन होती है। इसी तरह से फोर्स के, ग्रेविटेशनल फोर्स के आपने फार्मूले में पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। ये भी हमारे पास क्या होता है, इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है 6.67 मल्टीप्लाइड 10⁻11। तो ये भी वैल्यू इसकी चेंज नहीं होती, ये कांस्टेंट नंबर्स है, ठीक है। तो ये चेंज नहीं होंगे, हाँ इनकी डायमेंशन लास्ट में होती है, ठीक है। और इसी तरह से अगर स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो ये भी हमारे पास क्या होता है, ये भी हमारे पास फिक्स होता है। सी यूजुअली हम बात करते हैं C इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड 10⁸ कि वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कांस्टेंट नंबर होता है, वो चेंज नहीं होती, ठीक है। अब हमारे पास ये सारी ऐसी वैल्यूज हैं जिनकी हमारे पास वैल्यू जो है हमारे पास फिक्स होती है। आइडियल गैस कांस्टेंट, कैपिटल R, इन सब की वैल्यूज होती है वो फिक्स होती है। अगर इसके यूनिट्स की बात करें तो इनका यूनिट्स होता है हमारे पास मीटर पर सेकंड के। अगर स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो इसका मतलब है इसका यूनिट्स अगर आ रहे हैं तो इसके डायमेंशंस भी हो सकती है। मैथ्स की जगह कैपिटल L आ जाएगा और इसकी जगह कैपिटल T आ जाएगा, वो हम फर्दर फाइंड आउट भी करेंगे। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू फिक्स होती है वो चेंज नहीं हो सकती, लेकिन उनकी कुछ ना कुछ डायमेंशंस भी होती है, उनको डायमेंशनल कांस्टेंट कहा जाता है, ठीक है। आगे हमारे पास है टर्म डायमेंशनलेस। लेस का मतलब है नहीं है, मतलब इनकी डायमेंशंस नहीं है बट वेरिएबल्स है, मतलब इनकी मैग्नीट्यूड चेंज हो सकती है।
तो ऐसे ही फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है लेकिन कोई डायमेंशन नहीं है, उनको डायमेंशनलेस वेरिएबल्स कहते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है द फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव नो डायमेंशन, जिनकी कोई डायमेंशन नहीं है लेकिन उनकी मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो रही है, वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब है चेंज हो रही है। इसकी मिसाल में हमारे पास प्लेन एंगल आ जाता है, सॉलिड एंगल आ जाता है, स्ट्रेन आ जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ जाता है। प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल हमारे पास ना, जब हम लोग ज्योमेट्री वाली साइड पर जब जाना शुरू हो जाते हैं, जब हम शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, तो सर्कल में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो जो एंगल बनाता है उसको प्लेन एंगल बोलते हैं। और अगर इस तरह से कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, गेंद आपने देखी होगी, फुटबॉल देखा होगा, उसमें जो एंगल सेंटर पे बन रहा होता है उसको सॉलिड एंगल बोलते हैं। अब ये देखिए जैसे जैसे वो सर्कल के लॉन्ग मूव करेगा तो बच्चे एंगल बढ़ता जाएगा ना, एंगल कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे भी हमारे पास कम ज्यादा एंगल हो सकता है। तो लेकिन इनकी जो है ना डायमेंशन कोई नहीं होती, वैल्यू इनकी मैग्नीट्यूड जो जरूर चेंज हो सकती है लेकिन इनकी डायमेंशन नहीं होती। स्ट्रेन भी हमारे पास बच्चे ये आगे फर्दर पढ़ेंगे, ये डीफॉर्मेशन होती है, ठीक है, मतलब ये बता रहा होता है कोई ऑब्जेक्ट है अगर आपने उसके ऊपर फोर्स लगाई है तो उसमें कितना चेंज आया है, तो वो चेंज कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास सारी क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशन नहीं होती लेकिन इनकी मैग्नीट्यूड चेंज हो सकती है। आगे हमारे पास है डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट। डायमेंशन लेस का मतलब है इनकी डायमेंशन नहीं है, और वैसे कॉन्स्टेंट का मतलब है कॉन्स्टेंट है, नंबर है, चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कह रहे हैं कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती लेकिन इनकी मैग्नीट्यूड भी फिक्स होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो प्योर नंबर है 1 2 3, ये तो चेंज नहीं हो सकते। इसी तरह से एक्सपोनेंशियल की वैल्यू जो है वो भी फिक्स होती है 2.718, और इसका कोई हमारे पास कह लें कि डायमेंशन भी नहीं होती। पाई या 3.14, उसकी भी कोई डायमेंशन यूनिट नहीं होता। तो ये ऐसे सारे नंबर्स हैं जिनकी किसी किस्म की डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, कोई सी दो टर्म्स को बता क्वेश्चन दे देता है कि आप इसको डिफाइन करें, या फिर ये एमसीक्यू में आ जाता है ग्रेविटेशन कांस्टेंट इज, नीचे आ जाता है डायमेंशनलेस वेरिएबल, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल कांस्टेंट, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ इसको। ये कुछ टर्म्स है जब आप डायमेंशन को पढ़ते हैं तो उसमें रिलेट करवाया जाता है, ठीक है। आगे हमारे पास है कि अगर हम डायमेंशन पढ़ रहे हैं तो इसका एडवांटेज क्या है, तो हम इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यूजेस ऑफ डायमेंशंस, मेथड ऑफ डायमेंशन, अगर हम कहीं पे भी डायमेंशंस को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको डायमेंशन एनालिसिस भी कहते हैं कि डायमेंशंस के जरिए हम लोग कहीं मेथड को अप्लाई कर रहे हैं। अब डायमेंशन एनालिसिस को, ये डायमेंशंस को कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, क्या इसका फायदा है। कहते हैं पहली बात कि हम किसी क्वेश्चन की होमोजेनिटी को चेक कर सकते हैं। होमोजेनिटी की अगर हम बात करें तो क्या होती है, तो इसका मतलब होता है अगर कोई इक्वेशन है तो उसकी लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड के इक्वल है या नहीं, इसको डिटेल में आगे देखते हैं। इसके अलावा अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी हम उसका फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है, इसके यूनिट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली दो इसके एडवांटेज हैं। एक तो ये कि हम किसी भी इक्वेशन की होमोजेनिटी को चेक कर सकते हैं, आगे फर्दर बता रहा है कि होमोजेनिटी होती क्या है, ठीक है, और दूसरा हम फार्मूले को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कहते हैं डायमेंशन एनालिसिस में ना हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशंस को यूजुअली ट्रीट करते हैं एज एन अलजेब्रिक क्वांटिटीज, मतलब अगर डायमेंशंस को हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, जैसे हम नंबर्स को करते हैं ना, 1 2 3 4 को हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, डिवीजन भी कर सकते हैं। इसी तरह से कहते हैं डायमेंशन एनालिसिस में हम लोग डायमेंशंस के साथ ही काम करते हैं। हम डायमेंशंस को एडिशन भी कर सकते हैं, इन क्वांटिटीज़ को हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, हम मतलब अप्लाई भी कर सकते हैं। कहते हैं हमने कहा कि हमारे पास दो एडवांटेज है, एक तो होमोजेनिटी चेक कर सकते हैं, कोई भी फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। होमोजेनिटी चेक करने का मतलब क्या है, कहते हैं अगर हमने किसी क्वेश्चन की चेक करना है ना कि वो करेक्ट है या नहीं है, तो हम कहते हैं क्वेश्चन के अगर दोनों साइड्स पे डायमेंशन सेम है या नहीं। अगर तो डायमेंशन दोनों साइड पे सेम होंगी तो हम कहेंगे वो करेक्ट है। अगर डायमेंशन दोनों साइड पे सेम नहीं होंगी तो हम कहेंगे वो फिजिकली करेक्ट नहीं है, हमें आगे उसको परस्यू करने की जरूरत नहीं है। हम किसी चीज़ की करेक्टनेस के बारे में चेक करते हैं। अगर दोनों साइड सेम होंगी तो वो क्वेश्चन करेक्ट होगी, डायमेंशनली करेक्ट होगी। अगर दोनों साइड सेम नहीं है तो वो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, तो वो फिजिकल करेक्ट नहीं है, उसको करने की जरूरत नहीं है। तो इसको नाम देते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसको ना मिसाल के जरिए, एग्जाम्पल के जरिए ना रिलेट करवा रहा है। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये क्वेश्चन है, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस AT, एक्सेलरेशन और टाइम का प्रोडक्ट। कहते हैं ये चेक करें डायमेंशनली करेक्ट है नहीं, मतलब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को चेक करेंगे, उसके डायमेंशंस निकालेंगे, फिर राइट हैंड के डायमेंशंस निकालेंगे और देखेंगे दोनों की सेम है। अगर दोनों की सेम है तो इसका मतलब है ये ठीक है। अगर दोनों की डायमेंशन दोनों साइड से सेम नहीं है तो इसका मतलब है ये गलत है, इसको आगे परस्यू नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट हैंड साइड की हमने डायमेंशन निकाली, लेफ्ट साइड पे वेलोसिटी है बच्चे, फाइनल इनिशियल कोई भी है लेकिन है तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी के लिए हम लोग फार्मूला क्या लेते हैं, डिस्टेंस ओवर टाइम लेते हैं, ठीक है। वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। अब डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है, हमारे पास कैपिटल L होती है, और टाइम की क्या होती है, कैपिटल T। ये डायमेंशन बच्चे जो बेसिक डायमेंशन है ये आपके फिंगर टिप्स पे होंगे, ठीक है, क्योंकि मोस्ट कॉमनली हम यही बार बार यूज करेंगे। डायमेंशन की डिस्टेंस की L होती है और हमारे पास टाइम की क्या होती है, T होती है, कैपिटल T। तो ये देखें ये L, ये नीचे T था तो T ऊपर जाके इन्वर्स हो जाएगा, LT-1। अब राइट हैंड साइड की निकालेंगे। राइट हैंड साइड क्या है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल का मतलब है वेलोसिटी ही है,
चाहे इनिशियल है फाइनल है, लेकिन है तो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की जगह वही आ जाएगा एल टी माइनस वन। एक्सेलरेशन का हमारे पास डायमेंशन क्या होगी, एक्सेलरेशन की जैसे मैंने अभी आपको फाइंड आउट करके भी दी थी, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम होता है। अब वेलोसिटी बाय टाइम है बच्चे, वेलोसिटी के डायमेंशन क्या है हमारे पास, एल टी माइनस वन, जैसे अभी हमने निकाली। नीचे मजीद एक दफा टाइम आ गया तो ये एल टी माइनस टू हो जाएगा, तो ये भी टाइम डिनोमिनेटर में, एल टी माइनस टू, और टाइम की क्या है, कैपिटल टी। अब यहाँ पे माइनस वन है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस वन है, तो माइनस में से प्लस वन को निकाला तो माइनस वन आ जाएगा। अब ये दोनों डायमेंशन सेम है, तो मतलब मैं इसको टू टाइम लिख सकती हूँ, दोनों सेम वैल्यूज है ना, तो मैं इसको टू टाइम एल टी माइनस वन, ये तो कॉन्स्टेंट है, जिसका मतलब है जितनी हमारे पास लेफ्ट साइड पर डायमेंशन थी उतनी ही राइट साइड पे थी, इसका मतलब है ये क्वेश्चन ठीक है। अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन डायमेंशनली ठीक हो, करेक्ट हो, इसका मतलब है फिर बाद में हम चेक करते हैं कि वो सही है या नहीं, वो बात की बात है, मतलब इसको परस्यू कर सकते हैं, फर्दर इसको यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर कहीं पर डायमेंशनली मतलब सेम ही ना आए, लेफ्ट साइड सेम ना हो राइट साइड के, मिसाल के तौर पे अगर सेम ना हो, फिर हमें पता चल जाता है ये तो ठीक ही नहीं है, शुरू से ही ठीक नहीं है, तो इसको आगे लेके नहीं चलना, हम उसको स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है डायमेंशनली होमोजेनिटी को चेक करना। होमोजेनिटी को चेक करने का मतलब है हम चेक करते हैं कि दोनों साइड्स जो है क्वेश्चन की वो डायमेंशनली सेम है या नहीं। अगर सेम है तो वो ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास सेम नहीं है, क्वेश्चन जो है वो कह लें कि लेफ्ट साइड की डायमेंशन राइट साइड के सेम इक्वल नहीं है, तो हम कहते हैं वो डायमेंशनली ही ठीक नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला या रिलेशन जो है वो ड्राइव कर सकते हैं, कि अगर हमें बता दिया जाए कि वो किन किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अगर हमें गेस कर लें तो हम उसका फार्मूला भी निकाल सकते हैं फ्रॉम द डायमेंशन एनालिसिस। कहते हैं मिसाल के तौर पर हम लोग यहाँ पर इस फार्मूले में वेवलेंथ का फार्मूला फाइंड आउट करेंगे, कि हमारे पास मुझे अगर बता दिया जाए ना कि वेवलेंथ किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, तो मैं उसका फार्मूला निकाल सकती हूँ। मिसाल के तौर पे हम इसको एग्जाम्पल के जरिए यहाँ पे समझने की ट्राई करेंगे, कि मिसाल के तौर पे वो कहते हैं वेवलेंथ है आपके ऊपर, वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, वो बता रहा है कि वो प्लैंक्स कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एच के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और वो मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। उसने आपको तीन टर्म्स बता दिए हैं, तीन फिजिकल क्वांटिटीज बता दी हैं, वो कहते हैं इन तीन क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब आप वेवलेंथ का फॉर्मूला निकाल के दें। अच्छा, अब आपको ये तो नहीं पता ना वो डिपेंड किस तरह से कर रहा है, कि वो इनवर्सली है, डायरेक्टली है, बढ़ाने से बढ़ेगा, कम होगा, या किस तरह से चेंज होगा, ये तो नहीं बताया, सिर्फ बता दिया है कि वो डिपेंड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम रिलेशन को इस तरह से लिख देंगे, एच वेवलेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, प्लैंक्स कांस्टेंट की पावर ए, मतलब कुछ भी हो सकती है, वो प्लस भी हो सकती है, वो इनवर्स भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, क्योंकि हमें ये नहीं बताया कि किस तरह से डिपेंड करिए, सिर्फ बता दिए कि डिपेंड कर रही है। इसकी पावर ए, एम की पावर बी, और वी की पावर सी, मतलब मैंने तीन कह लें लेटर्स लिख लिए हैं, ए बी सी, मतलब ये कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको डिपेंडेंस बताइए, ये नहीं बताया कि वो किस तरह से। फॉर एग्जाम्पल अगर एच की पावर माइनस वन होगी, इसका मतलब क्या है, मेरे पास जो वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, वन ओवर एच के साथ होगा। अगर मिसाल के तौर पर ये मेरे पास पावर जो है, मेरे पास प्लस वन या स्क्वेयर आ जाती है, ठीक है, मैं स्क्वेयर की फॉर्म में अगर लिख लेती हूँ, ये प्लस नहीं है, ठीक है, अगर स्क्वेयर की फॉर्म में ये पावर आ जाती है तो मतलब एक ही जगह टू आ जाता है, तो इसका मतलब है लैम्डा मेरे पास क्या है, स्क्वेयर के मल्टीपल है, स्क्वेयर के साथ वो चेंज हो रहा है, उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है हमें क्या है, मैंने उसको जनरलाइज कर दिया, ए कुछ भी हो सकता है। एन की पावर बी का मतलब है किसी तरह से भी डिपेंड कर सकते हैं, इन्वर्सली भी हो सकती है, डायरेक्टली भी हो सकती है। वी की पावर सी का मतलब है कुछ भी हो सकता है। तो हमारा मेन काम क्या है, इन ए बी सी को मालूम करना कि वो किस तरह से डिपेंडेंस है। आपके पास बच्चे जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करते हैं तो वहाँ पे क्या आ जाता है, कॉन्स्टेंट। किसी भी एग्जाम्पल में, न्यूमेरिकल में, ये न्यूमेरिकल में भी होगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले अगर वो बता रहे कि किन किन क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करिए फिजिकल क्वांटिटीज के, तो उन क्वांटिटीज को लिखें और सबके ऊपर लेटर्स लिखते हैं, ए बी सी लिखते हैं। क्या पहली क्वांटिटी के ऊपर ए, दूसरी के ऊपर बी, तीसरी के ऊपर सी। प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करते हैं तो वहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है। अब हमने मालूम क्या करना है, हमने बेसिकली ये कांस्टेंट, ये जो इनके ऊपर पावर्स हमने लिखी है ना, ए बी सी, इनको मालूम करना है। अब कहते हैं दोनों साइड्स में ना आप डायमेंशन लिख दें। जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ क्या होता है बेसिकली मुझे, वेवलेंथ हमारे पास अगर कहीं वेव जा रही है तो दो क्रस्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास वेवलेंथ होती है। तो डिस्टेंस है ना, तो इसका यूनिट क्या होगा, डिस्टेंस की डायमेंशन होगी, कैपिटल है। कांस्टेंट उसी तरह से, कांस्टेंट की तो कोई डायमेंशन ही नहीं है। प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन लिखी हुई है, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। अच्छा, ये आपको फाइंड आउट नहीं की, लेकिन ये हमारे पास क्वेश्चन भी आ जाता है, प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन निकालना। ये हमारे पास आता है इज इक्वल टू, ये हम लोगों ने ना आइंस्टाइन मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन पढ़ते हैं, एच है यहाँ पे, ई क्या है एनर्जी है, एच क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट है, एफ क्या है फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी याद रखिएगा हमारे पास वन ओवर टी के इक्वल होता है, ठीक है, वन ओवर टी के इक्वल।
अब हमारे पास क्या है, एनर्जी की डायमेंशन भी हमें पता चल सकती है, हमें फ्रिक्वेंसी की डायमेंशन भी पता चल सकती है, एज की यहाँ से फाइंड आउट हो सकती है। आपके पास ना उसने डायमेंशनल डायरेक्टली लिखती है। सम टाइम क्या होता है जब इस तरह से कम्प्लेक्स डायमेंशन हो ना वो दे देता है, क्वेश्चन भी दे देता है, लेकिन यहाँ पे नहीं गिवन, तो इसकी डायमेंशन आप फाइंड आउट करेंगे। तो ये देखिए ये डायमेंशन फाइंड आउट की हुई है कि हम लोगों ने प्लैंक्स कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे निकालेंगे, इस प्लैंक्स इक्वेशन को, सॉरी आइंस्टाइन नहीं, प्लैंक्स इक्वेशन होती है, ठीक है, इस इक्वेशन के जरिए हम फाइंड आउट करेंगे। अब सबसे पहले तो एनर्जी की डायमेंशन हमें पता होनी चाहिए और मुझे फ्रिक्वेंसी की डायमेंशन पता होनी चाहिए। एनर्जी की डायमेंशन कैसे निकलती है बच्चे, एनर्जी का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एनर्जी हम लोग मोस्ट कॉमनली अगर हम बात करें तो ये मेरे पास सिंपलेस्ट अगर हम बात करें कहाँ से निकल सकती है, काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले से निकल सकती है, ठीक है। एनर्जी काइनेटिक एनर्जी भी एनर्जी होती है ना, तो वो होता है हमारे पास 1/2 mv² होता है, ठीक है। अब हमारे पास एम वी स्क्वायर है, तो मास की डायमेंशन पुट कर दें, वेलोसिटी की डायमेंशन पुट कर दें। मास की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल एम, 1/2 कांस्टेंट है तो इसकी डायमेंशन नहीं होगी। वी की डायमेंशन क्या होती है, Lt-1, ठीक है, Lt-1। अब इसकी पावर लेनी है 2 लेनी है, ठीक है, मतलब इसको पावर को वैल्यू को सबके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब ये देखिए एम उसी तरह से आ जाएगा क्योंकि एम की तो कुछ भी नहीं है, इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट लास्ट में लिखनी है, ठीक है, एम उसी तरह से आ जाएगा। अब इस पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दें इसको अंदर, एल की पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एल की पावर 2 आ जाएगी। टी की पावर -2 है बच्चे, -1 है, ठीक है, तो पावर को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर नहीं लेना। -1 है तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो ये एनर्जी की डायमेंशन निकल आई जो मैंने निकाल दी है कहाँ से, काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले से। अब अगर मेरे पास फ्रिक्वेंसी की डायमेंशन मैंने निकाली वो कैसे निकलेगी, ये 1/t के इक्वल होता है, which मैं इसको t की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल टी, ये मेरे पास आ जाएगा कैपिटल टी ऊपर चला जाएगा, टाइम की डायमेंशन होगी कैपिटल टी ऊपर चला जाकर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास एनर्जी की डायमेंशन भी आ गई, फ्रिक्वेंसी की डायमेंशन भी आ गई, तो एज की डायमेंशन यहाँ से निकल सकती है। लाइक यहाँ पे ड्राइव भी कर रहा है कि हम प्लैंक्स इक्वेशन पढ़ते हैं, E = hf, हमने फ्रिक्वेंसी प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन निकालनी है, इधर रहने दे, एफ इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब अगर एनर्जी की डायमेंशन मुझे पता है, फ्रिक्वेंसी की डायमेंशन निकलते पता है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एनर्जी की डायमेंशन ये भी मैंने आपको फाइंड आउट भी करके दी है, ml² T-2, और मेरे पास हमारे पास कह लें कि फ्रिक्वेंसी -T1 -1 होता है। अभी -T है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 2 माइनस में से प्लस को निकालेंगे, 2 में से 1 को निकालेंगे तो -1 बच जाएगा। तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन आ गई। ये सम टाइम मुझे इस तरह से जब कम्प्लेक्स डायमेंशंस होती हैं तो वो आपको गिवन होती है, लेकिन अगर गिवन नहीं है तो आप उसको फाइंड आउट करेंगे। ये ml2T-1 वो मैंने आपको वैसे बता दी कैसे फाइंड आउट होगा। पहले आप एनर्जी की डायमेंशन निकालेंगे, फ्रिक्वेंसी की डायमेंशन निकालेंगे, फ्रिक्वेंसी को डिवीजन में ले जाएंगे तो उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो मेन काम आपके पास यहाँ पे क्या है, आपने डायमेंशंस लिखनी है। आपने यहाँ पे एक प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन लिख दी, मैथ्स था, मैथ्स की डायमेंशन पावर उसी तरह से देंगी, और वेलोसिटी की डायमेंशन Lt-1 वो ऑलरेडी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। अब कहते हैं जो डायमेंशन है ना वो मोस्ट कॉमनली मैंने आपसे पहले भी कहा था उसको मास, लेंथ और टाइम की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको ऊपर ही बताया था, ये लाइन थी हमारे पास कि मोस्ट कॉमनली जो डायमेंशन है वो इन 3 पैरामीटर्स की फॉर्म लिखा जाता है। ये हमारे पास जब हमने फिजिकल क्वांटिटीज देखी थी ना, बेस क्वांटिटीज को, तो उसकी लास्ट वाली लाइन थी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जो डायमेंशन है उसको मोस्ट कॉमनली 3 क्वांटिटीज की फॉर्म में लिखा जाता है, मास, लेंथ और टाइम। तो इसका मतलब है इस फार्मूले को मुझे मास, लेंथ और टाइम के फॉर्म में अगर लेफ्ट साइड को लिख, ये लेंथ है, अब इसमें मैस और टाइम तो है ही नहीं, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, m की पावर 0, 0 का मतलब है ये यहाँ पे मौजूद नहीं है, l की पावर 1, ठीक है, l तो मौजूद था, और टाइम भी नहीं है तो इसको टाइम की जगह भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसी तरह से ये सारा फैक्टर, अब जो मैस है ना इन तीनों में से देखें, मैस की पावर को ऐड कर दें, लेंथ की पावर को ऐड कर दें और टाइम की पावर को ऐड कर दें। मैस एक दफ़ा यहाँ पे पावर्स का बंधन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैस की पावर यहाँ पे क्या है, a, यहाँ पे मैथ्स की पावर क्या है, b, तो दोनों को ऐड करते हैं। एम जिनका हमारे पास कह लें कि सेम हो ना, लाइक तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। हमारे पास मैथ्स है तो यहाँ पे भी मैथ्स है, यहाँ पे भी मैथ्स है, तो मैथ्स की पावर्स ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे मैथ्स की पावर ए है, यहाँ पे मैथ्स की पावर बी है। अब यहाँ पे तो मैथ्स था नहीं तो मैथ्स खत्म हो गया। एल की पावर यहाँ पे क्या है, 2, और यहाँ पे ए है, तो पावर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें 2a। यहाँ पे एल नहीं है, यहाँ पे एल की पावर क्या है, सिंपली सी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, तो मतलब 1 है, 1 को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सी। यहाँ पे एल की पावर 2 है और यहाँ पे सी, दोनों को ऐड कर दें 2a + c। यहाँ पे टी की पावर -1 और ए, -1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो -a आ जाएगा, और यहाँ के टी की पावर -1 मतलब -c, c को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -c, दोनों को ऐड कर दें, -a -c। अभी हमारे पास लेफ्ट साइड भी आ गई इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ और टाइम, राइट साइड भी आ गई। अब जिनके कोएफिशिएंट सेम है उनकी पावर्स को इक्वलाइज करवा दें। यहाँ पे मास है, पावर्स को इक्वल कर दें, a + b = 0। यहाँ पे 2a + c लेंथ का, और यहाँ पे लेंथ का 1 है तो 2a + c = 1।
यहाँ पे माइनस सी माइनस ए इज इक्वल टू 0, यहाँ पे पावर क्या है 0। तो हमने लेफ्ट साइड की जो पावर्स हैं उसको इक्वल करवा दिया राइट साइड की पावर्स की। अब यहाँ पे हमने मेन काम क्या करना है, ए बी और सी की वैल्यूज निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे वो देखें। यहाँ पे तो पहले तो ये देखें हमारे पास यहाँ से निकल सकता है, तो वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन 3 4 5 को, तो हमारे पास ये वैल्यूज निकल आएंगी। कैसे निकलेंगी पहले ये देखते हैं। पहली क्वेश्चन से मुझे क्या पता चल रहा है बच्चे, ए इज इक्वल टू, यहाँ पे बी है ना प्लस है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस बी। तो मुझे ये पता चल गया कि ए की जो भी वैल्यू आएगी या बी की जो भी वैल्यू आएगी अगर उसका मैं माइनस लूंगी तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए की। और नीचे वाली क्वेश्चन से मुझे क्या पता चला कि हमारे पास ए माइनस सी जो है वो इक्वल टू 0 है, मतलब ये माइनस सी है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू, मेरे पास सी इज इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा, ये ए इज इक्वल टू माइनस सी आ जाएगा। मतलब मैं फॉर एग्जाम्पल ए को दूसरी साइड पे ले जाती तो प्लस में हो जाएगा, सी माइनस में लेगा। अब इस वाली क्वेश्चन से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। अच्छा, ये वाली जो सेकंड वाली क्वेश्चन है ना, हम इसको a माइनस सी भी लिख सकते हैं, इसको c इज इक्वल टू माइनस ए भी लिख सकते हैं। मतलब c को आप इस साइड पे ले जाएं, c इधर जाके प्लस में हो जाएगा और a इधर माइनस में ही रहेगा, c इज इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा। अब ये तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व की 3 और 4, अब इसमें से 5 को सॉल्व कर सकते हैं। अब c की वैल्यू किसकी आई, माइनस ए के इक्वल आई ना, तो इसकी जगह माइनस ए लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 2a इंटू सी की जगह मैंने क्या लिख दिया, माइनस ए लिख दिया। अब ये प्लस में था ना, सी क्यू हमारे पास क्या था माइनस ए था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ओवरऑल क्या लिख देती हूँ, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस ए लिख देती हूँ, माइनस ए इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब हमारे पास 2a में से 1a निकाले तो ये क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1 के इक्वल आ गई, तो मेरे पास a की वैल्यू 1 आ गई। अब मुझे b और c की निकल सकती है, b की वैल्यू क्या होगी वो निकालते हैं। b किसके इक्वल है बच्चे, a इज इक्वल टू माइनस b है ना, तो अगर b की निकालना चाहूँ तो मैं b को ऐसे लिख सकती हूँ, b इज इक्वल टू माइनस ए लिखते हैं, ठीक है। तो माइनस ए है तो ये a की वैल्यू क्या थी मेरे पास, ये माइनस साइन को मैं दूसरी साइड पे लेके इन शॉर्ट, ठीक है। तो ये मेरे पास माइनस ए है, a की वैल्यू क्या थी 1, तो ये b इज इक्वल टू माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से c किसके इक्वल आ जाएगा, a इक्वल था 1 के, तो ये आ जाएगा माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा। तो c की वैल्यू भी क्या आएगी -1, b की वैल्यू भी क्या आएगी -1 और a की वैल्यू क्या आएगी 1 आ जाएगी। तो आसान अल्फाज में सबसे पहले इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। उसने डिटेल नहीं दी हुई, सिर्फ और सिर्फ कह रहे हैं हमने इक्वेशन को सॉल्व किया है और इन पावर्स की वैल्यू आ गई है 1 -1 और -1। उनको कैसे सॉल्व किया वो मैं आपको बता रही हूँ कि आप क्या करें, ये a प्लस बी है, b को इधर रहने दें, a को उधर ले जाएं, या जैसे भी आपको फिजिबल लगे, किसी एक क्वांटिटी को दूसरी साइड पे ले जाए। मैं यहाँ पे ले गई थी, a को इधर रहने दिया था मैंने, b को उसी साइड पे ले गई थी, तो ये -b आ गया था। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि आप b को इधर रहने दें, a को दूसरी साइड पे ले जाएं, तो b इज इक्वल टू -a आ जाएगा, ठीक है। आपके पास यहाँ पे थर्ड इक्वेशन मैंने देखा था a इज इक्वल टू माइनस ए माइनस सी इज इक्वल टू 0 था, तो पहले जिनकी राइट साइड पे 0 होता है ना, पहले इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने c को फॉर एग्जाम्पल दूसरी साइड पे लेगी तो प्लस में हो जाएगा, c इज इक्वल टू -a के इक्वल आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आ गया। अब हमने क्या किया, 4 वाली क्वेश्चन को सॉल्व किया, उसमें c की जगह हमने क्या पुट किया, -a पुट कर दिया, तो 2a में से a माइनस करेंगे तो ये इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। 1 आ गया तो यहाँ से c की वैल्यू भी आ जाएगी, 1 लिख देंगे तो -1 आ जाएगा, b की वैल्यू भी आ जाएगी -1। तो ये हमारे पास तीनों एक्सपोनेंट्स की वैल्यू आ गई। अब तीनों एक्सपोनेंट्स की वैल्यू आई तो यहाँ पे उनकी वैल्यूज पुट कर दी। हमारे पास a की वैल्यू क्या आई 1, b की वैल्यू क्या आई -1 और c की वैल्यू भी क्या आई -1। तो 1 -1 -1 का मतलब होता है डिनोमिनेटर में, तो ये हमारे पास वेवलेंथ का फार्मूला आ गया। तो आसान अल्फाज में आपने कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले तो आपको क्वांटिटीज बता दी जाती है जिनके ऊपर डिपेंड करता है। मोस्ट कॉमनली बच्चे हमें उनके डायमेंशंस पता होती है। यहाँ पे तो एक एक्सेप्शनल केस आ गया कि प्लैंक्स कांस्टेंट की हमें डायमेंशन नहीं पता थी, तो हमने उसको पहले फाइंड आउट किया, ठीक है। अब जिन क्वांटिटीज का हमें बताया होता है उनकी पावर हम लिख देते हैं ए बी सी, फिर प्रोपोर्शनली साइन खत्म करते हैं, कांस्टेंट आ जाता है, उन पावर्स को ए बी सी की फॉर्म में लिख देते हैं। अब हम लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे जितनी डायमेंशन क्वांटिटीज होती हैं उनकी डायमेंशंस लिखते हैं। चाहे हमारी यही होती है कि लेफ्ट साइड पे अगर डायमेंशन है तो उसको एम एल टी की फॉर्म में लिखें, अगर बाकी मतलब एल और टी या कुछ एम और टी नहीं है तो हम उसकी पावर 0 के साथ लिख देते हैं। राइट साइड पर डायमेंशंस की जो पावर होती है, जिनकी पावर होती है कोएफिशिएंट सेम होंगे ना, उनकी पावर्स को हम एक साइड पे कर देंगे। जैसे मैथ्स की पावर को मैंने एक साइड पे कर दिया, लेंथ की पावर्स को मैंने एक साइड पे कर दिया, टाइम की पावर्स को एक साइड पे कर दिया। फिर हम पावर्स का कंपैरिजन करते हैं, जिनकी कोएफिशिएंट सेम होते हैं उनकी पावर्स इक्वल कर लेते हैं। लेंथ की पावर हमारे पास उसकी पावर्स की इक्वल कर दी। फिर इन 3 क्वेश्चंस को हम समहाउ मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने आपको सॉल्व करके भी बता दिया, तो हमारा मेन कंसर्न क्या होता है, एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करना। फिर उन एबीसी की वैल्यूज को उस फार्मूले में पुट ऑन करते हैं तो हमारे पास वेवलेंथ का फार्मूला आ जाता है। ये किसी भी क्वांटिटी का फार्मूला आ सकता है।
तो ये टू मेन एप्लीकेशंस है, ये मोस्ट कॉमनली लॉन्ग क्वेश्चन में, जैसे मैंने ये वाला वेवलेंथ वाला फार्मूला फाइंड आउट करके दिया है, ये मोस्ट कॉमनली लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ठीक है। ये वाला जो ऊपर वाला ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। ये हमारे पास टू एडवांटेज है कि आप होमोजेनिटी को चेक कर सकते हैं और दूसरा उसकी फार्मूले को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कहते हैं हमारे पास ये एडवांटेज तो होती है, अब इसकी लिमिटेशन क्या है, क्या इसके कह लें क्या चीज़ ये एग्जैक्टली नहीं फाइंड आउट कर सकते। कहते हैं कुछ सम टाइम क्या होता है, कुछ क्वांटिटीज की फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम होते हैं, लेकिन ये बता नहीं सकती फिर ये कौन सी क्वांटिटी। कहते हैं मिसाल के तौर पर डायमेंशन जो है ना, वर्क है, एनर्जी, डार्क है, इन सब की डायमेंशन सेम ही होती है, तो ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, ठीक है। डायमेंशन एनालिसिस के लिए अगर ये डायमेंशन आ जाएगी ना, तो मैं इस डायमेंशन को देख के लिख सकती हूँ, ये एनर्जी भी लिख सकती हूँ, मैं इसको टॉर्क भी लिख सकती हूँ, वर्क भी लिख सकती हूँ। मुझे यहाँ से डायमेंशन से नहीं पता चलेगा कि एग्जैक्टली है क्या, ये एनर्जी है, टॉर्क है या फिर वर्क है। कहते हैं ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती। दूसरा क्या है, डायमेंशन एनालिसिस जब फार्मूला ड्राइव करते हैं तो हमें कुछ फार्मूलाज ऐसे होते हैं जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं या लोगारिथमिक फंक्शन होते हैं, उनके फार्मूलाज नहीं फाइंड आउट किए जा सकते। लाइक कुछ ऐसे फार्मूलाज भी होते हैं एक्सपोनेंशियल जिसमें ए की पावर समथिंग होते हैं, ऐसे वाले फार्मूलाज को नहीं फाइंड आउट कर सकते। लोगारिथमिक जिसमें लॉग वगैरह आ रहा होता है, ऐसे फार्मूलाज को भी हम लोग ड्राइव नहीं कर सकते। तो जो एक्सपोनेंशियल लोगारिथमिक फार्मूलाज होते हैं उनको फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे हमने इसकी सेकंड एप्लीकेशन देखी थी ना, फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं, तो कहते हैं ऐसे फार्मूलाज इनमें एक्सपोनेंशियल हो या फिर लोगारिथमिक होगा, उनको फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसके अलावा कहते हैं हमारे पास डायमेंशन जब हम लोग फार्मूला फाइंड आउट करते हैं ना, उसमें कांस्टेंट की वैल्यू हमें नहीं पता चलती, ठीक है। जो डायमेंशन फॉर एग्जांपल ये कांस्टेंट शुरू से चलता आ रहा था, मैंने कांस्टेंट की वैल्यू नहीं लिखी क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कांस्टेंट है क्या, ठीक है। फोर्थ पे हमारे पास आ जाता है कि अगर कोई डायमेंशनली ये ना करेक्टनेस के बारे में बताती है पार्शली। इसका मतलब क्या है, किस तरह से, जैसे मैंने कहा था कि हमारे पास लेफ्ट साइड इक्वल टू होगी राइट साइड के, तो ये डायमेंशनली करेक्ट है, तो हम इसको आगे परस्यू कर लेते हैं, तो हमें बाद में इसको चेक कर सकते हैं, बाद में ये ठीक हो भी सकते हैं नहीं भी। लेकिन अगर ये डायमेंशनली रॉन्ग है तो हम इसको प्रोसीड ही नहीं करते हैं, लेफ्ट साइड इक्वल साइड राइट साइड के इक्वल नहीं आएगी, तो ये हमें पता चल जाएगा 100% गलत है, इसको प्रोसीड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है, तो ये कुछ हद तक ठीक है, लेकिन बाद में हम इसको प्रूव करेंगे कि फिजिकली करेक्ट है भी या नहीं भी। तो यहाँ पे ये क्या है कि डायमेंशनल एनालिसिस जो है ना, वो हमेशा ये प्रूव नहीं करती कि जो क्वेश्चन है वो फिजिकली करेक्ट है या नहीं। अगर वो ठीक होगी, मतलब डायमेंशन लेफ्ट साइड के राइट साइड के इक्वल होंगे, तो वो ठीक हो भी सकते हैं, नहीं भी। लेकिन अगर वो इक्वल नहीं आती, इसका मतलब है वो क्वेश्चन 100% रॉन्ग है, उसको प्रोसीड करने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे मैंने आपसे बताया कि हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, एमसीक्यूज आ जाते हैं। पहले तो डायमेंशंस की याद रखिएगा होती क्या है, डायमेंशंस कौन सी नेचर को बताती है, 7 बेस क्वांटिटीज उनके डायमेंशंस को फिंगर टिप्स पे रखिएगा, ठीक है। और हमारे पास कौन ये कुछ टर्म्स हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ जाती हैं। एडवांटेजेस में लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, इसमें जो होमोजेनिटी ये मोस्ट कॉमनली शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, और जो डेरिवेशन ऑफ फार्मूला ये न्यूमेरिकल में या लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। लिमिटेशंस भी आपके पास अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाती हैं। ये देखिए शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। तो ये इसमें जो पहले उसका एडवांटेज था उसमें आ जाएगा होमोजेनिटी वाला, मतलब ये जो एडवांटेजेस में पहला एडवांटेज है आप इसको लिखेंगे, और साथ में ये बेटर ऑप्शन है एग्जाम्पल के साथ इसको रिलेट करवा, ठीक है। यहाँ तक आगे हमारे पास ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है कि एनर्जी जो है ना हमारे पास अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स इक्वेशन फार्मूला दिया हुआ है, इज इक्वल टू एच एफ। कहते हैं फ्रिक्वेंसी हमारे पास एफ है, आपने डायमेंशन निकालनी है प्लैंक्स कांस्टेंट की, वो मैंने आपको ऑलरेडी फाइंड आउट भी करके दे दिया, ठीक है, टॉपिक के अंदर ही। लाइक जैसे मैंने आपको दिखाया भी था, ये हमने इसके डायमेंशन फाइंड आउट की थी, ठीक है। एनर्जी की डायमेंशन पुट ऑन की थी, टाइम की और एनर्जी की डायमेंशन जो मैंने आपको फाइंड आउट करके दी थी काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है। ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में आ जाता है। अब एक कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन में डायमेंशंस आपने लिखनी है, फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है, क्वालिटेटिव नेचर बताएगा, फिर हम एक फिजिकल क्वांटिटी को एक स्पेसिफिक सिंबल दे देते हैं, उसको विद इन स्क्वायर ब्रैकेट लिख देते हैं, फिर हमने उसके एडवांटेजेस लिखे तो उसको एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू, ठीक है। लिमिटेशंस नहीं पूछी हुई, सिर्फ और सिर्फ उसके एडवांटेजेस पूछे हुए, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में है। और ये फार्मूला किस तरह से ड्राइव करते हैं सेकंड वाला, तो ये हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे तो ये मजीद कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे फर्दर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था, मजीद इसमें कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।